दिन इतिहास के पन्नों पे कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती है। एक ऐसी छाप जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा है उस शख्सियत से जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस स्त्री से जुड़ा है जो समाज सेविका के तौर पर जिन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। कौन थी वो शख्सियत? आइए एक नजर डालते हैं उनके इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। साल 1848 का वो दौर जब देश में पहला स्कूल खोला गया था। ये स्कूल उस दौर का एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। दरअसल ये उस वक्त के दौर में बच्चियों की शिक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा और साहसिक कदम था। वो भी उस वक्त जब महिलाओं की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। महिलाओं के अधिकार भी उस दौरान सीमित थे। उस दौर में ये ऐसा कदम उठाने वाली वो शख्सियत जो खुद भी एक महिला थी, जिन्होंने समाज की तमाम कुरीतियों और गलत अवधारणा का विरोध किया। इसमें उनका साथ उनके पति ने भी दिया और इसका प्रमाण था पहला बालिका स्कूल, जो कि साल 1948 को महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया था। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है सावित्रीबाई फूले को, जिन्होंने बतौर सामाजिक सेविका कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। आज का दिन उस महान समाज सेविका के बलिदानों को याद करने वाला है। 1831 का वो दौर जब आज ही के दिन महान समाज सेविका और देश की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। भारत का वो हीरा जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित करवाया, दबे कुचले और शोषित वर्ग की वो आवाज बनी। कहते हैं अक्सर दूसरों को बदलने से पहले शुरुआत खुद से करनी जरूरी है। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने बदलाव की शुरुआत खुद से ही की। उन्होंने अपनी शिक्षा हमेशा जारी रखी, यहाँ तक कि शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। इसमें उनके पति ज्योतिराव फूले ने भी उनका हर कदम पर साथ दिया, जो खुद भी एक समाज सुधारक थे और समाज में फैली जातिवाद, सती प्रथा और बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। सावित्रीबाई फूले के इतिहास पर अगर रोशनी डाली जाए तो वो नायगांव के किसान परिवार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वो परिवार में अब बहनों में सबसे बड़ी थी। उस दौर में बाल विवाह जैसी कुरीति समाज में फैली हुई थी, जिसका असर सावित्रीबाई फूले पर भी पड़ा। मात्र 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी 12 साल के ज्योतिराव फूले के साथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने सपने नहीं मरने दिए। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बहुत सी महिलाओं को शिक्षा का महत्व भी समझाया और शिक्षित करने पर जोर भी दिया, जिसका प्रमाण था कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस वक्त 18 से भी ज्यादा स्कूलों की स्थापना की थी। उन्होंने विधवाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का भी कई मौकों पर विरोध किया। साथ ही साथ दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों में उनके पति ज्योतिराव फूले की भी एक अहम भूमिका रही, जो कि उन्हीं की तरह एक समाज सुधारक थे और उनके हर फैसले में उनके साथ भी। उस वक्त एक बेहतर समाज की स्थापना करने की नींव रखने में उन्हें सफलता भी हासिल हुई। सावित्रीबाई फूले और उनके पति के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज इस महिलाओं को उनके अधिकार मिल पाए। उस दौर में भी शिक्षा जैसा अधिकार हासिल करना एक बड़ी सफलता थी। साल 1831 का वो दौर जब आज ही के दिन समाज सेविका सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फूले इतिहास की वो शख्सियत है जिन्होंने जातिवाद, विधवा विवाह जैसे तमाम चीज़ों का विरोध किया और उस समय उन्होंने विधवा विवाह को एक अलग ही अवधारणा प्रदान की। उन्होंने उस वक्त साल 1848 के दौर में पहला बालिका स्कूल का निर्माण किया और उसकी स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने 18 और स्कूलों की स्थापना की।
बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है साल 1925 के उस तानाशाही रवैये से, उस तानाशाह से जिसने अपने आप को खुद ही तानाशाह घोषित कर दिया था। आइए एक नज़र डालते हैं उस पर। साल 1925 का वो दौर जब इटली में एक शासक आया, वो शासक जिसने इटली की सत्ता संभाली और इटली में लोकतंत्र की स्थापना की। उसे अपनी जनता से बेहद प्यार था, जिसका प्रमाण था 21 साल तक इटली में उसका शासन। साल 1922 का वो दौर जब उस वक्त के प्रधानमंत्री लूजी फैक्टा इटली की सत्ता पर काबिज थे। प्रधानमंत्री लूजी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। उस वक्त एक नाम जो इटली के शासक के रूप में गूंजा वो था बेनितो मुसोलिनी, जिसने इटली की सत्ता संभाली और इटली की जनता के दिलों पर राज किया। मुसोलिनी ने इटली में लोकतंत्र की स्थापना की। अपने शासन के शुरुआती दौर में जनता के विकास और हितों के लिए उसने कई अहम फैसले लिए। फिर आया साल 1925 का वो दौर जब आज ही के दिन मुसोलिनी ने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। मुसोलिनी की तानाशाही के बाद इटली की जनता के हालात वहां बद से बदतर हो गए। आम जनता अपने अधिकारों के लिए तरसती रही। दरअसल ये तानाशाह रवैये का कारण हिटलर और मुसोलिनी की बढ़ती दोस्ती थी, जिसकी एक बड़ी कीमत इटली को चुकानी पड़ी। जनता पर मुसोलिनी के बढ़ते अत्याचार और दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर के साथ मुसोलिनी का बढ़ता ताल्लुक मुसोलिनी की सत्ता के खात्मे का कारण बना। साल 1943 में मुसोलिनी की तानाशाही सरकार का अंत हो गया। मुसोलिनी के लिए इटली की जनता के मन में सिर्फ नफरत और घृणा भरी थी, जिसका प्रमाण था मुसोलिनी की मौत के बाद उसके शव पर इटली की जनता का गुस्सा फूटना, जिसने दिखाया कि इटली की जनता मुसोलिनी से कितनी परेशान थी और बस किसी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहती थी। मुसोलिनी इटली का वो तानाशाह था जिसने आज ही के दिन खुद को तानाशाह घोषित किया था। 21 साल तक इटली की जनता पर शासन करने के बावजूद भी उसका तानाशाह रवैया खत्म नहीं हुआ। हिटलर से बढ़ती उसकी दोस्ती की वजह से हिटलर से बढ़ती दोस्ती के कारण उसे जनता की अराजकता का वहाँ सामना करना पड़ा। इटली की जनता मुसोलिनी से काफ़ी परेशान थी, जिसका प्रमाण था मुसोलिनी की मौत के बाद उसकी शव के साथ इटली के लोगों की बर्बरता। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।